warm welcome to Dinesh and Usha Kanwar. Yes. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. so much. Thank you. तो पहला क्वेश्चन जो सब लोग जानना चाहेंगे दिनेश आपसे है कि आप का लाइफ का जो एमवे से पहले का पार्ट था, बचपन से आपके पेरेंट्स, आपका बचपन, उसके बारे में, कॉलेज टाइम, उसके बारे में, प्रोफेशन से पहले के टाइम के बारे में कुछ थोड़ा जानना चाहेंगे आपके बारे में। प्रोफेशन से एमवे बिजनेस से पहले जैसा कि हमको इंट्रोड्यूस तो ऑलरेडी किया जा चुका है कि हम दोनों ही एजुकेशनिस्ट रहे हैं। तो बेसिक मेरी जो एजुकेशन हुई वो उत्तरकाशी में हुई, प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने किया। मेरे चाचा जी वहाँ पे थे, तो मुझे बचपन, मेरे फादर पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे, तो पढ़ाई के लिए मुझे 3 साल की उम्र में मेरे चाचा जी के पास भेज दिया गया था। तो 3 साल से मैं उनके साथ था और उत्तरकाशी में बेसिक एजुकेशन हुई। उसके बाद फिर वहाँ पे कॉलेज हुआ और उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की आ गया। तो बहुत एक्साइटिंग टाइम था। टाटपट्टी के स्कूल थे, ब्रेक में दलिया मिलता था। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और चटाई पे बैठ के पढ़ाई होती थी, तख्ती पे लिखा जाता था। वो सारी चीजें थी जो आने वाली जनरेशन शायद सोच भी नहीं पाएगी कि क्या हुआ। हम लोग लास्ट जनरेशन है इस चीज को बताने वाले। Yes. तो फिर मैंने नेट क्वालिफाई किया और नेट क्वालिफाई करने के बाद मेरा जो पहला जॉब लगा था वो एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में लगा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एस्ट्रोफिजिक्स, मुझे बेसिकली मेरा फिजिक्स में मास्टर्स मैंने फिजिक्स में किया और फिर स्पेशलाइजेशन मटेरियल साइंस में किया। तो नया सब्जेक्ट था तो एस्ट्रोफिजिक्स मुझे दिया है, लेकिन स्टूडेंट कोई था नहीं। तो 1 साल मैंने किसी तरह से वहाँ पे किया, इंटीरियर में पोस्टिंग थी। तो फिर मुझे वो जॉब मैंने क्विट किया, छोड़ा और उसके बाद फिर वापस फिर आईआईटी जो रुड़की है इस समय, वहाँ पे मैं आ गया और वहीं से फिर सेकंड करियर स्टार्ट किया पढ़ाने का। और फिर मैंने आईआईटी के लिए काफी लंबे समय तक, ऑलमोस्ट 12 साल काफी मेहनत की। और जब ये बिजनेस एक्चुअली दिखाया गया था उस समय मैं बहुत ज्यादा बिजी था। कॉलेज और फिर इंस्टीट्यूट वाज वेरी हाईली पेइंग। वहाँ पे काफी अच्छा पैसा था। मतलब अभी लोग बात करते हैं ना कि हमें बिजनेस की इनकम, लेकिन उस समय हम इंस्टीट्यूट से 1-1.5 लाख रुपए उस समय भी कमा रहे थे, जब सिल्वर की इनकम 27,000, 28,000 या 30,000 का चेक आता था। तो लेकिन ये मैजिक था बिजनेस का। और स्पेशली नारंग साहब को मैं थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार सर से मुलाकात हुई थी, आई थिंक एम्बेसडर होटल में आए थे। और मैं उस समय 6% नहीं, उससे पहले कार्ल रिडन साहब का एक वो हुआ था, वर्कशॉप हुआ था देहरादून में। तो हमने उसी समय ज्वाइन किया था और शायद 3% पे हम लोग थे। बहुत एक्साइटेड थे, 8-10 लोग गए थे। 8-9 घंटे की वर्कशॉप हुई थी और काफी उसमें बहुत एक्साइटिंग रहा। और उसके बाद फिर नारंग साहब से मुलाकात हुई एम्बेसडर होटल में, उसमें मीटिंग हुआ करती थी। तो बहुत हम लोग आगे जाने के लिए हमारी अपलाइन इशारा करते थे कि आ जाओ, तुम्हारे को 6% पे रिकॉग्निशन देनी है, या तो हम लोग जाते नहीं थे। और जाते नहीं थे क्योंकि उस तरह का नेचर था नहीं। तो बहुत ही सिंपल रहा। जब बिजनेस के अंदर आ गए, कब आ गए पता भी नहीं चला। आप मतलब आप आईआईटी रुड़की में पढ़ाते थे, राइट? मैं वहाँ पे रिसर्च, यस, जो हम वहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम रिसर्च स्कॉलर्स थे तो हम पढ़ाते भी थे। बियॉन्ड दैट इंस्टीट्यूट था आईआईटी के लिए, तो देहरादून में वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट था हमारा वहाँ पे। तो हम लोग मिल करके उसको चलाते थे, उसमें और भी फैकल्टीज थी। तो आईआईटी रुड़की में जब आपने अपना रिसर्च कंप्लीट कर लिया, जी, उसके बाद आपने डायरेक्टली देहरादून में आके वो इंस्टीट्यूट में काम करना शुरू किया? यस, इंस्टीट्यूट में काम किया और यहाँ पे एक कॉलेज है उसमें मैं लेक्चरर भी रहा हूँ। ऑलमोस्ट 7 से 8 साल की जर्नी है दोनों रही। काम करते थे, मतलब कॉलेज में लेक्चरर भी थे और इंस्टीट्यूट भी चलाते थे? जी हाँ, जी हाँ। हम शाम को, इसका मतलब ये है कि जब आपने एमबीए का बिजनेस प्लान देखा था, उस समय आप कॉलेज में लेक्चरर भी थे और इंस्टीट्यूट भी चलाते थे। 7 से 11 शाम को क्लासेस करते थे और सुबह 5 से 8 भी क्लासेस होती थी। अच्छा, 5 तो से 8 सुबह, 5 से 8 मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठ जाता था।
4 बजे उठ जाते थे, 5 से 8 4 बजे उठ गया। 5 से 8 तक बच्चों को पढ़ाते थे, शाम को 7 से 11 बच्चों को पढ़ाते थे और बीच में जॉब करते थे। बीच में जॉब करते थे कॉलेज में। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी आपकी दिनेश। हम उषा जी से जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम एमबीए बिजनेस की तरफ बढ़ें, हम उषा जी से जानना चाहेंगे उनकी कहानी कि वो मैरिज से पहले कहाँ थी, उनके पेरेंट्स और वो सब उनकी अपब्रिंगिंग क्या रही। मेरी जो स्कूलिंग और कॉलेज देहरादून से हुआ था, उसके बाद मैंने जॉब ले ली थी। तो मैं जिस पब्लिक स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो वहीं पे मेरा ससुराल भी है। और मेरे इन-लॉज़ वालों ने मुझे पसंद कर लिया था और हमारी मैरिज हो गई थी। तो उसके बाद मैं जब घर में आई तो फिर काफ़ी हमारा हेक्टिक शेड्यूल रहता था। वही जैसे अभी दिनेश जी बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठना और पूरा दिन बिज़ी, ट्यूशन्स अलग, ये अपने कॉलेज के लिए भागते थे, मैं अपने स्कूल के लिए भागती थी, फिर उसके बाद ट्यूशन्स होता था। और जॉइंट फैमिली थी, हम फैमिली में सबसे बड़े हैं और रिलेटिव्स काफ़ी रहते थे हमारे पास गाँव से। लड़कियाँ अपनी करियर बनाने के लिए आती थी, लड़के भी कुछ सीखने के लिए आते थे। तो इस तरह का माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था, लेकिन अ टाइम नहीं रहता था एक-दूसरे के लिए हमारे पास। और हम न्यूली मैरिड थे, तो हम ये चाहते थे कि कुछ और ढूँढें, ऐसे तो लाइफ ऐसी निकल जाएगी। तो यही स हमारी जर्नी रही और इसी बीच बिज़नेस हमारी लाइफ में आया। तो इसका मतलब ये है जब आपको बिजनेस दिखाया गया, उस टाइम आप इतने ज़्यादा बिज़ी थे जितना आम आदमी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप प्राइवेट कोचिंग भी करते थे, जॉब भी करते थे। और प्राइवेट कोचिंग के लिए सुबह 4 बजे उठ जाते थे और 5 से 8 तक पढ़ाते थे, फिर जॉब करते थे और फिर शाम को फिर से कोचिंग करते थे। तो ऐसे मौके पे दिनेश आपको किसने प्लान दिखाया और किसने हिम्मत की कि सोचने की कि आप जॉइन कर जाओगे? बहुत इंटरेस्टिंग है सर। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं पहले से ही इंस्टीट्यूट में हम लोग के ट्यूटोरियल के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट था, तो काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट था। तो एक और इंस्टीट्यूट आया उस बीच, जो जिसका नाम था करियर प्लस। तो करियर प्लस जो था वो आरपी सिंह जी का इंस्टीट्यूट था। तो मैं केके में पढ़ाता था, तो ऐसे ही आरपी सिंह जी से भी कहीं मुलाकात हुई, डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं हुई। बट मेरा एक मैथ्स का एक प्रोफेसर था, मैथ्स का टीचर था, मेरा एक फ्रेंड, वो उस इंस्टीट्यूट में जाया करता था जहाँ आरपी सिंह जी की क्लासेस होती थी। खंडूरी जी उनका नाम है, अभी तो इंडिया से बाहर है। तो वो मेरे साथ मैथ्स पढ़ाया करते थे। तो उन्होंने ऐसी एक दिन मुझे बोला कि आप अगर पढ़ाना, एक और इंस्टीट्यूट यहाँ पे आया है, अगर आप चाहें तो आप उनसे भी मिल सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का वहाँ पे कोई था नहीं सब्जेक्ट लेने वाला, तो मैं गया वहाँ। तो आरपी सिंह जी ने कहा कि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा लो इस इंस्टीट्यूट में भी। तो मैं वहाँ पे कुछ क्लासेस हफ्ते में 1-2 क्लासेस में जाके लिया करता था आरपी सिंह जी के इंस्टीट्यूट में। अब दीपक रावत जी, ये मैं पीछे की स्टोरी बता रहा हूँ। दीपक रावत जी मेरे सीनियर थे रुड़की में और काफ़ी फेमस थे। फेमस इस मामले एकेडमिक्स के मामले में। एकेडमिक्स में मैं भी लगातार स्कॉलर था, टॉपर था, गोल्ड मेडल है मेरे पास मास्टर्स का, यूनिवर्सिटी टॉपर था। तो इसीलिए रुड़की गए थे। तो लेकिन रावत जी जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर थे और वो पूरी यूनिवर्सिटी में फेमस हुआ करते थे। मैं बैडमिंटन की वजह से ज़्यादा फेमस था वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, जब शुरू-शुरू में गया था। तो ऐसी ही मुलाकात हो गई, तो रावत जी से वहाँ पे काफ़ी हम लोग इम्प्रेस भी रहते थे और मुलाकात भी होती थी। लेकिन उस बीच काफ़ी, उसके बाद तो 8-10 साल तो मुलाकात नहीं हुई कहीं भी। वो दिल्ली में थे और मैं देहरादून था। तो ऐसे ही उनसे एक बार वो देहरादून आए और उन्होंने कहा कि भई मैं भी इंस्टीट्यूट में हम लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वहीं केके ट्यूटोरियल में उन्होंने भी क्लासेस लेनी स्टार्ट की और वो भी, मैं उनको फिर करियर प्लस में भी उनकी क्लासेस हुआ करती थी। तो इस तरह से हम लोग, आरपी सिंह जी, मैं और दीपक रावत जी और आलोक जी भी थे वहाँ पे, लेकिन आलोक जी शायद पढ़ने आते थे। राइट। और यस वैसा और एक इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा। हाँ, आलोक जी पढ़ने आते थे और वहाँ पे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, मिश्रा जी। वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में साइंटिस्ट थे, तो वो बॉटनी की क्लासेस लिया करते, बॉटनी या बायोलॉजी की क्लासेस। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कनेक्ट कहाँ हुआ।
तो मेरा जो नेचर था बहुत रिजर्व था, मैं किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, बहुत साई, इसलिए नहीं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं एरोगेंट, एरोगेंट नहीं था, साई था, बहुत ज्यादा मतलब शर्मीले टाइप का जो व्यक्ति होता है उस तरह का व्यक्ति रहा हूँ। तो रावत जी ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये बिजनेस करेगा, तो उनकी लिस्ट में मैं नहीं था। अच्छा। राइट। लेकिन खंडूरी जो मेरा फ्रेंड था, उसने एक दिन मुझे बोला कि यार ऐसा करते हैं, एक ना वहाँ पे द्रोण होटल हुआ करता था, तो वहाँ पे हम लोग जाया करते थे ऐसे ही शाम को, ऐसे ही गपशप करने के लिए, चाय वाय पीने के लिए, कभी कभी मौज मस्ती भी कर लेते थे वहाँ जाके। तो एक अड्डा था हमारा जाने का। तो खंडूरी ने कहा कि वहाँ पे वो बुला रखा भाई आज, हमने सोचा दावत के लिए बुलाया होगा ऐसे ही कुछ। तो मैं, खंडूरी जी और मेरे एक लीडर हैं जबरदस्त, ग्वाड़ी जी। ग्वाड़ी जी इंस्टीट्यूट खोल रहे थे, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, काफी बड़ा उनका मकान है जिसमें वो नीचे एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते थे आईआईटी के लिए, और हम लोग उस पर भी काम कर रहे थे कि हम अपना एक और इंस्टीट्यूट भी खोलेंगे। तो ऐसी कुछ बात चल रही थी उस दिन, तो फैकल्टीज की बात थी, तो मैंने कहा भाई मैं तो द्रोण होटल जा रहा हूँ, वहाँ पे रावत जी शायद मिले, वो भी मिल सकते हैं क्योंकि रावत जी देहरादून में ही थे। तो हम द्रोण होटल पहुंच गए, तीनों लोग, केवल इंस्टीट्यूट की बातचीत करने और थोड़ी सी तफरी करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। तो बस वहाँ पे जब पहुंचे तो वहाँ पे काफी भीड़ भाड़ थी, तो हमने किसी से ऐसे पूछा कि भाई क्या हो रहा है इस यहाँ, तो उन्होंने कहा एक मीटिंग हो रही है, जिस तरह की मीटिंग हो रही, कहता है आप जाके देख लो। गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी 20 रुपए का टिकट। हमने कहा 20 रुपए का टिकट किस लिए? कहता जी ये मीटिंग में जाने के लिए। तो जो मेरा फ्रेंड था खंडूरी, उसने कहा अरे छोड़ो, ये सब ऐसी कंपनियों की मीटिंग होती रहती है, यहाँ नहीं, नीचे बैठते हैं। नीचे बार था एक्चुअली। बैठते हैं। तो पता नहीं क्या मन में आया, चलो बैठते हैं अंदर। तो बैठे, तो उस समय तो 3 घंटे का प्लान हुआ करता था, तो 3 लोग बात करते थे। तो सबसे पहले एक स्पीकर आए, उन्होंने कुछ गोले बनाए शुरू में, उसके बाद फिर एक दूसरे स्पीकर आया, और लास्ट में एक सुधार जी आए, और उन्होंने कंपनी के बारे में और चीजें बताई। कुछ बात, मैं तो सो गया था एक्चुअली, शुरू के 10-1 मिनट के बाद मुझे सोने की आदत थी, काफी थके रहते थे तो सो जाते थे कहीं भी मिलता था। मैं तो, हाँ, तो मैं तो शुरू वाले स्पीकर ने शुरू किया था, तो तभी झपकियां लेने लगा, तो मैं तो सो गया। और खंडूरी जी थे, उनको जल्दी थी कि भाई नीचे फटाफट जाए बार में, तो वो बार बार सब कर रहे थे, लेकिन ग्वाड़ी जी सुन रहे थे। तो मीटिंग खत्म हुई तो रावत जी वहां मिल गए। तो रावत जी ने कहा अरे तू कैसे यहाँ? तो मैंने कहा आप कैसे? कहते तू अंदर था? मैंने कहा मैं था। तो खैर उन्होंने, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं हुई, तो हमने कहा चलो हम लोग फिर वहां से निकल गए। तो उसके बाद एक्चुअली रावत जी की एक बार फिर मुलाकात हुई। उन्होंने कहा तूने सोचा क्या? मैंने कहा सोचना क्या है? कहते हैं वो ड्राफ्ट बनाने का, बन जाएगा। कितने का? मैंने कहा कितने का बनाया? कहते 4200 का। मैंने कहा मिल जाएगा, परसों मिलेंगे। और तिवारी जी को लेके आए थे, उस समय तिवारी जी की लंबी लंबी मूछें हुआ करती थी, तो उनसे पहले मैं कभी नहीं मिला था, तो उस मीटिंग में हुई। तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ। तो पूछने लगे भाई तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है? कैरियर प्लस में फॉर्म भरा गया, तो तुम्हारा स्पॉन्सर? मैंने कहा वो भाई साहब है रावत जी, उनको बना दो। अच्छा। इस तरह से, हाँ, तो इस तरह से हम लोग बिजनेस में आ गए, मैं आ गया। फिर मेरे साथ फिर कनूरी ने कहा तूने क्या किया? मैंने कहा मैंने ड्राइव किया था, मेरा भी बना दो। फिर गौड़ी जी ने कहा कि मेरा भी बना दो। तो इस तरह से मैं और मेरी 2 लेग स्टार्ट हुई थी उस मीटिंग से। कमाल हो गई। उस टाइम आपकी एज कितनी थी दिनेश? मैं सर उस समय 28 रनिंग था, 28। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ था? 27 साल में, 1 साल पहले हुई थी शादी। 1 साल। तो अब अगर हम आपकी कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली, कि 1 साल पहले आपकी शादी हुई थी और बहुत ज्यादा बिजी थे आप, ट्यूशन पढ़ाते थे, सुबह बच्चों को पढ़ाते थे, जॉब करते थे, फिर बच्चों को पढ़ाते थे, एक इंस्टीट्यूट में काम करने के बावजूद दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जाके फिर वहां भी पढ़ाते थे। तो एक तो आप काफी एम्बिशियस नजर आ रहे हो इस सारी कहानी में, क्या एम्बिशियस बहुत थे। दूसरी बात है कि आप शाही बता रहे हो, आप कहते मैं शाही था, मैं किसी से बात नहीं करता था। तीसरी चीज जो समझ में आ रही है, आप दीपक रावत से काफी इम्प्रेस थे, राइट? बिकॉज वो भी स्कॉलर, आप भी स्कॉलर। और एक्चुअली अगर हम देखें ध्यान से, तो बहुत सारे लोग जब प्री जज करते हैं इन लोगों को, तो वो ये कहते हैं कि यार ये स्कॉलर टाइप का बंदा है, ये हमें बिजनेस नहीं करेगा। देखो,
तो आपने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया कि आप सारे स्कॉलर हो और आप सारे डायमंड हो गए। और सबसे अद्भुत कहानी पूरे दुनिया में, शायद पूरी एमबी की दुनिया में, इन मोर देन 100 कंट्रीज इन मोर देन 61 ईयर्स, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में जो कि कैरियर प्लस के नाम की जैसा कोई एक इंस्टीट्यूट हो जिसमें 4 प्रोफेसर और चारों डायमंड बन जाए। और मतलब 4 प्रोफेसर नहीं, एक तो स्टूडेंट है आलोक उपाध्याय, वो भी डायमंड है, एक दीपक रावत है, वो सबकी अपलाइन है, आलोक जी सबकी अपलाइन है, स्टूडेंट सबकी अपलाइन है, ये भी कमाल है। वो कैसे, वो भी कहानी समझनी पड़ेगी। तो आलोक उपाध्याय स्टूडेंट थे, वो अपलाइन है। आप वहां पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते थे, राइट, और दीपक रावत वहां पे, दीपक रावत जी भी क्लास लेते थे, वो भी पढ़ाते थे, उनके पास भी कोई टॉपिक था, ऑप्टिक्स था या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था, कुछ पढ़ाते थे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑप्टिक्स जो भी पढ़ाते थे, वो सब स्कॉलर टाइप के बंदे थे। और आरपी सिंह जी, वो भी इंजीनियर हैं और वो इंस्टीट्यूट को रन कर रहे थे एक्चुअली, ही वाज ओनर एक्चुअली, हाँ, और वो भी वहां पढ़ाते थे। तो ये बड़ी अमेजिंग चीज है कि और सबसे खुशी की बात मेरे को ये है कि सब हमारे बिजनेस में आए, ये सबसे बड़ी भगवान की ब्लेसिंग। हम तो किसी को भी नहीं जानते थे। तो 28 साल की उम्र में आपने इतने सारे काम करने के बावजूद जो ये आपने डिसीजन लिया एमवे बिजनेस ज्वाइन करने का, उस मीटिंग के बाद जिसमें आप सोए रहे, तो ये डिसीजन आपने जो कहा मेरा ड्राफ्ट बना दो, इसके पीछे आपके दिमाग में क्या सोच थी? बहुत सिंपल सा था। पहली बात तो ज्यादा, मतलब शुरू से ही ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा फौजी दिमाग है, बोलते हैं, तो ज्यादा इसमें डिस्कशन होता नहीं है। लेकिन ये था कि अगर इसमें ड्रीम, एक्चुअली जो मैं इन्फ्लुएंस हुआ था, जो मैंने वो 2 सर्किल दोबारा किसी ने ना तो मुझे दिखाए, लेकिन मैं तो कई जगह जाके दिखाता हूँ कि अंदर वाला सर्किल आपका जो है वो रियल लाइफ है, और बाहर का जो सर्किल वो ड्रीम लाइफ है, उसके बीच में गैप है। उस गैप को कम करने की बात हो रही थी वहाँ पे। तो जब मैं ये सोच रहा था कि हाँ गैप तो है, इसको कम करना चाहिए। अब इस गैप को कम करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्या होगी, तो जब इस बिजनेस को देखा तो इसमें एक्चुअली हम एकेडमिक से थे, तो ट्रेडिशनल बिजनेस की कभी सोच नहीं सकते थे, क्योंकि उतना ना तो कैपिटल उस समय होता था, ना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इस तरह की होती है, और ना ही सोच थी। तो इस बिजनेस में मुझे ये लगा कि इसमें कुछ नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं है, राइट, खोने के लिए कुछ नहीं है। और अगर इस बिजनेस को, अगर ये बिजनेस बिल्ड होता है तो इसको किया जा सकता है, इसमें काम किया जा सकता है। मैं बहुत एक्टिव नहीं रहा पहले के शुरुआती 1 महीने में, राइट, जबकि मेरी जो डाउनलाइन लीडर हैं गौड़ी जी, वो बहुत एक्टिव हो गए थे स्टार्टिंग से ही। मैं एक्टिव नहीं था उस समय, मैं टोटली क्योंकि मेरा एकेडमिक्स में फोकस था, तो मैं नहीं जाता था ज्यादातर कहीं भी, पर गौड़ी जी एक्टिव थे। तो लेकिन उसी बीच एम्बेसडर होटल में पहली जो मुलाकात हुई थी वो आपसे हुई थी, तो बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन आप कुछ ऐसी बात कर रहे थे, ये पैसे कमाएगा, ये नहीं कमाएगा, इस तरह की बातें हो रही थी। हम लोग खड़े थे, वहां बैठने की जगह होती नहीं थी, और ऐसी जैसे प्रोफेसर टाइप के लोग होते हैं, चप्पल में आए हुए थे, जो शर्ट कहीं और है, कुछ है, तो ऐसी कुछ वहां पे हम पीछे खड़े थे। एक्चुअली में ऐसे गए थे देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए, हो क्या रहा है देखते हैं, राइट, कौन आया है पढ़ाने के लिए। तो आपकी तो आपकी मीटिंग थी, और आपने ऐसी कुछ बात हो रही थी, ये पैसे कमाएगा, वो ये नहीं कमाएगा। मैंने कहा ये पैसे कमाएगा, ये नहीं कमाएगा, चक्कर क्या है। लेकिन कुछ भी हो, जो बंदा है बहुत एक्साइटिंग है, राइट। तो इन्फ्लुएंस वहां से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट चीज थे, आपने एक मीटिंग प्रमोट की थी उसमें, एंड दैट वाज इन दिल्ली। तो एक्चुअल जो मेरा जो टर्न अराउंड हुआ वो दिल्ली की मीटिंग में हुआ, क्योंकि आपसे आगे की स्टोरी सुनना चाहेंगे, पहले यहाँ तक के बारे में उषा जी से पूछना चाहेंगे। जी, उषा, दिनेश इतना बिजी थे, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। आप भी जॉब करते थे, घर भी जॉइंट फैमिली, और जब इन्होंने ज्वाइन किया तो आपका क्या रिएक्शन रहा? आपको पता कब लगा हाँ। बिजनेस के बारे में कि ये ज्वाइन करके आए हैं, और क्या ज्वाइन किया? हाँ जी, ये जब घर आए थे, उन्होंने कहा मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, तो मैंने कहा बिजनेस, कौन सा बिजनेस है? उन्होंने कहा
जब तुम चलोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा बिजनेस है। लेकिन उस समय शेड्यूल इतना टाइट था कि मैं मतलब बहुत खुश नहीं थी कि इन्होंने कोई बिजनेस ज्वाइन किया है। लेकिन मैंने कहा ऐसे तो कुछ, कहीं इन्होंने शॉप तो नहीं खोली, कहीं कुछ ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इन्होंने ज्वाइन किया। तो फिर बीबीएस हुआ था देहरादून में, तो मैं उसमें गई थी। उन्होंने कहा आज तुम देख लो जाके। और उस समय मेरा बेटा होने वाला था, तो हेल्थ चैलेंजेस में मुझे काफी थी। लेकिन इन्होंने ये कहा था दिनेश जी ने कि तुम जितना देर वहां बैठोगी तुम्हें अच्छा फील होगा, अगर तुम्हें ये लगेगा कुछ दिक्कत है तो तुम्हें तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। लेकिन थैंक गॉड मैं वहां पे पूरे टाइम बैठी रही, और फिर जैसी मीटिंग ओवर हुई तो मैंने कहा मैं घर जाना चाहूंगी। लेकिन मुझे वहां का जो माहौल था मुझे अच्छा लगा, और एक्साइटिंग लोग, और सब हंस रहे थे और अच्छा था। मुझे ये लगा कि ठीक है ये बिजनेस हम बना लेते हैं, लेकिन हो जाएगा। तो ये दिनेश जी ने कहा कि हो जाएगा, हम टाइम निकालेंगे उसके लिए। और इस तरह से मैं भी बिजनेस में इन हो गई। और एज आपकी बहुत ही कम थी उस टाइम, हार्डली यू वर 25-26, राइट? यस सर, यस सर। बहुत यंग एज, शादी को सिर्फ 1-1.5 साल हुआ। तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है आपकी स्टोरी जान के। एक ऐसा कपल जो कि स्कॉलर है, पढ़ा रहा है, बस पढ़ा रहा है और पढ़ाने में लगा हुआ है, और टॉपर है, और दिनेश जी के पास गोल्ड मेडल है, और शादी को 1 साल हुआ है, बिजनेस ज्वाइन कर लिया, एमवे बिजनेस, और मीटिंग में चले गए, टाइम पहले नहीं है, और मीटिंग में गए और बीबीएस में जाके आपको अच्छा लगा और आप पूरा टाइम बैठी रही। तो दिनेश आपसे पूछना चाहेंगे कि फाइनली फिर आपने ज्वाइन तो कर लिया था, उसमें आपकी बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं नजर आ रही है, आपने सोचा कि गैप कम होना चाहिए, जो आपने अभी बताया 2 सर्कल, कि ये आपकी इनकम है और ये आपकी ड्रीम है, तो ये जो गैप है इसको पूरा करने के लिए कुछ करना हो तो साइड में किया जा सकता है। ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करना एमवे बिजनेस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कमिटेड होकर इस बिजनेस में काम करना और डायमंड तक की जर्नी तय करना, डायमंड चले जाना, और अपनी टीम में, आपकी टीम में डायमंड है, इतने सारे एमरल्ड्स हैं, इतने सारे फाउंडर प्लेटिनम प्लेट, इतनी बड़ी टीम क्रिएट करना, उसके लिए जो आपके दिमाग में सोच आई, कन्वर्ट टाइम, जो आपका माइंड सेट चेंज हुआ कि पूरी तरह किया जाए डट के, वो कैसे हुआ? उसमें एक्चुअली 2 मीटिंग्स का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जो सबसे पहली मीटिंग आपने और कार्ल रेडन साहब ने जो देहरादून में की थी, हम बिल्कुल नए थे उस समय, बिल्कुल रॉ थे, और वो मीटिंग हुई थी, तो फरवरी में आई थी वो मीटिंग हुई थी, मुझे जहाँ तक याद है। और हम लोग जस्ट इन ही हुए थे, तो 9 घंटे की वर्कशॉप थी। तो दैट वाज वन ऑफ द, जिसको बोलते हैं कि इट वाज आई ओपनिंग, लाइक मुझे लगा कि ये कुछ बहुत अच्छा काम है। बिजनेस की लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आती थी, लेकिन ये था कि इसमें एजुकेशन की भी बात हो रही है, इसमें कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी बात, कई सारी बातें उसमें हुई थी। वहां से थोड़ा सा मेरा एक जिसको बोलते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट था, जैसे उषा बात कर रही है, बीबीएस हुआ, बीबीएस के बाद एक दिल्ली में एक दूसरा बीबीएस हुआ था जिसमें हमको प्रमोट किया गया। और उसके बाद फिर तो वहां से ओपन होना शुरू हुआ। वो आई थिंक वो मीटिंग थी अशोका होटल में, शायद वो मीटिंग थी। और हम लोग तो गए थे, तो मेरे साथ मैं और भी कुछ लोगों को लेके गया था, तो उनको फियर ऑफ सक्सेस हो गया। 2-3 लोग गए थे, उसके बाद वो म्यूट हो गए, वापस आने के बाद वो म्यूट हो गए, लिटरली गायब हो गए, गायब हो गए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ही म्यूट हो गए। मतलब उनको लगा कि ये, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा हमारे काम है। हमारे बस का नहीं है। लेकिन हमारी आंखें खुली, क्योंकि पहली बार मैं किसी 5 स्टार होटल में तब गया था। ओह वाओ। वो दैट वाज द फर्स्ट 5 स्टार होटल आई हैव सीन। तो इससे पहले तो कभी गए नहीं थे। तो वहां से एक एक विजन मिला कि नहीं, ये कुछ बड़ी चीजें करना चाहिए। तो डिसीजन ले लिया था बस उसी मीटिंग का। एक ही मीटिंग काफी होती है डिसीजन लेने के लिए, लोग बार बार मीटिंग में जाते हैं, मैं कहता हूँ एक मीटिंग काफी होती है, बाकी तो सीखने के लिए और उस एसोसिएशन के लिए जाया जाता। तो उस मीटिंग से ही एक बन गया था कि ये बिजनेस में काम करना है। और मैंने आके जैसे एक्साइटमेंट में, उषा मैंने भी बताया और मेरे फ्रेंड ने बताया, तो उसको तो बहुत मार पड़ी घर में। उसने कहा, उसने भी बोला मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैंने भी उषा को बोला कल से जाना बंद। अच्छा। तो खैर मैं गया, लेकिन इंस्टीट्यूट में मैं कई दिन नहीं गया। तो जो इंस्टीट्यूट के हमारे जो डायरेक्टर थे, मतलब वो, मैं तो दाएं बाएं रहता था प्लान दिखाने में, कभी कहीं कभी कहीं। वो हमारे घर पे आके धरना देते थे, उषा को पूछते थे कि कहाँ गया हो। तो
ये बताती थी कि इधर गया उधर गया, तो कहता पछताएगा एक दिन, किस आएगा। पछताएगा, इतना बड़ा पैकेज छोड़ के गया है ना, पछताएगा। तो ऐसे कुछ बात होती थी। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो मेरा जो टर्न हुआ एक्चुअली मीटिंग से ही हुआ, जो विजन क्लियर हुआ तो मीटिंग से हुआ। उसके बाद फिर इस प्रोसेस को समझना स्टार्ट किया। या आप मीटिंग में गए और वहां पर आपने विजन देखा, आपने देखा बड़े पिक्चर इस बिजनेस की और आप चेंज हो गए। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के कितनी देर तक पार्ट टाइम काम किया और कितनी देर के बाद पूरी तरह फुल टाइम हो गए? ऑलमोस्ट 1 साल पार्ट टाइम रहा मैं। 1 साल अ, 1 साल पार्ट टाइम रहा, कॉलेज रिजाइन कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट कुछ समय तक रहा। धीरे-धीरे करके फिर आप समझते ही हैं करियर प्लस के भी बंद होने के ही कगार पे आ गया था, क्योंकि सब लोग इसमें लग गए थे। सिंह साहब ने कुछ देर तक उसको रखा ओपन, अच्छा। राइट। लेकिन चूंकि हम लोग बड़ा एक्साइटिंग टीम है, मतलब ऐसी टीम शायद इंडिया में दूसरी होगी नहीं। हाँ, अपलाइन डाउनलाइन सब एक साथ ज्वाइन हुए थे, ऑलमोस्ट सेम मंथ का ही ज्वाइनिंग है। आलोक जी का, मेरा, दीपक रावत जी का, सिंह साहब का साथ थोड़ा पहले का है। हाँ। और बाद में जहाँ आईआईटी की क्लासेस ली जा करती थी, वहाँ बख्शी जी 9 कोर स्टेप्स की क्लासेस लेते थे शाम को। तो और हमको बोलते थे कि अब मैंने लिया, तुम भी शुरू करो। तो बोर्ड पे लिखने की आदत तो सभी को थी, मुझे भी थी, सब लोग पढ़ाते ही थे। तो हमने कहा ये कौन सा पढ़ा, हम भी खड़े हो जाते हैं। तो फिर 8 कोर स्टेप चलता रहा उस इंस्टीट्यूट में काफी दिन तक, राइट। सिल्वर ब्रेक होने शुरू हुए। तो वो बड़ा डिफरेंट टाइम था। उससे पहले थर्मोडायनेमिक्स की क्लास चल रही, उसके बाद 8 कोर स्टेप्स हो रहे हैं। बहुत अमेजिंग है ये। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है आप लोगों की तो। हाँ, वहीं पे प्लान। और फिर एसेट की बोतल खोल के डेमो करना। तो हमने कहा यार ये बिजनेस जिसने भी बनाया है बड़ा बड़ा जबरदस्त बनाया है। मतलब हम कहाँ पढ़ा रहे थे, अभी एसेट के डेमो कर रहे हैं। हाँ। कपड़े जो है लोगों के घर जा करके उनके कॉलर साफ कर रहे हैं, देखो ऐसा साफ होता है। बड़ा अमेज हो जाता है। आपको याद होगा एक बार, बहुत पहले की बात है, चंडीगढ़ मैं एक सज्जन को लेके आया था के पास। बहुत सीनियर आईएएस थे वो, और उस समय वो कमिश्नर थे, गढ़वाल कमिश्नर थे। आपको याद है शायद, हाँ, याद है मेरे को। पिछले वाले मकान में आया था। हाँ, बिल्कुल 10 फेज में। हाँ, राइट। तो उनको मैंने एसेट दिया। सुबह उनका फोन आया, दिनेश वो साफ नहीं हो रहा है। मैं उनके फटाफट बगल में ही रहते थे, वहीं अफसर्स कॉलोनी में उनका। मैं कहा मैं आ रहा हूँ अभी। तो कहते क्या करना है? मैंने कहा सब गंदे कपड़े निकालो। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि करने क्या जा रहा है, मतलब। उसने कहा भाई नौकर है, उनको देते हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा मैं खुद करूंगा, निकालो आप, सबसे गंदी शर्ट कौन सी है। तो उन्होंने जो है शर्मा गए कि मतलब कि मेरी भी शर्ट इतनी गंदी हो सकती है। तो उनकी शर्ट लेकर के मैंने उनके कॉलर साफ किए थे सामने। कहते यार बाकी सब जो भी है, प्रोडक्ट जो भी है, लेकिन तुम्हारा जो ये पैशन है नहीं, ये बड़ा गजब का है। अब तुम आकर के कॉलर भी साफ कर देते हो लोगों के घर आके। तो तो सोचते थे कि इधर क्लासेस आईआईटी के लिए पढ़ा रहे हैं, और भी कई सारी चीजें कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उधर शाम को एसेट का डेमो भी कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग यार। लेकिन दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। वेरी एक्साइटिंग। और दिनेश, तो आपको इस बिजनेस में सक्सेस कैसे मिली? आपको सबसे पहला 5 स्टार स्टे एज ए प्लेटिनम कहाँ का मिला? कहाँ पे आप रहे एज प्लेटिनम? कहाँ गए थे आप? ये उसमें था, पार्क रॉयल। पार्क रॉयल। रॉयल उसका जी। कुछ एक्सपीरियंस याद है आपको पार्क रॉयल का? हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंस याद है। बेटा हमारा छोटा था उस समय, आई थिंक 11 महीने या 10 महीने का रहा होगा, 10-11 महीने। Okay. तो यस, तो पहली बार एमवे से इनविटेशन आया और टिकट्स आई। उसकी आपकी ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट्स थी। और हम गए तो ऐसा होटल हमने पहले तो कभी देखा नहीं था, लॉबी में ही गए। तो लॉबी उसकी बड़ी जबरदस्त है। बहुत एक्साइटिंग था वो स्टे। आई थिंक जितने भी अभी इतने ट्रिप्स ले लिए, इतनी जगह चले गए, वो मेमोरीज जाती नहीं जो पहला हमारा जो ट्रिप था। इट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग, बहुत ही मजा आया था। और वहां से फिर ये डिसीजन बना कि डायमंड तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
और जाना तो जाना है। तो फिर उसके बाद तो डिसीजन हो गया, उसके बाद तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई। और लेकिन डिसीजन कहते हैं ना कि डेट ऑफ जॉइनिंग एक दिन होती है, फिर आप डेट ऑफ डिसीजन होती है और उसके बाद डेट ऑफ डायमेंडशिप होती है। यस 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट ऑफ जॉइनिंग तो वो तो सभी की कभी न कभी जैसी ऐसी ही होती है जैसे हमारी भी। तो नॉर्मल पता भी नहीं लगता लोगों को कब बिज़नेस में आ गया, हमें भी नहीं पता लगा था। हमारे तो किटी 45 दिन या 50 दिन में पहुँची थी अच्छा घर पे। तब तक हम शायद 9% भी हो गए थे जब किट पहुँची थी। ओ तो काफ़ी लेट पहुँची थी किट। तो डेट ऑफ उसके बाद डेट ऑफ डिसीजन हो गया, उसके बाद फिर बाकी की तो जर्नी है। आपने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए, आपके यहाँ पे बहुत अच्छा पिन लगा हुआ है, मेरे को पता जी, होता जी। मैं भी लगा लेता। A60 बहुत ही Yes. जबरदस्त। A60 की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये सिर्फ उन लोगों के पास ये पिन है जो 60th एनिवर्सरी पे एज क्वालिफाइड डायमंड थे, लास वेगास में गए और उस बहुत बड़ी सेलिब्रेशन को अटेंड किया। तो आपने कितने, आपको कुछ याद नहीं होगा वैसे तो, पर फिर भी लोगों के बेनिफिट के लिए जो सुन रहे हैं, आपने कितने फॉरेन ट्रिप लगाए और आपको कौन कौन से याद है? उषा जी को शायद ज्यादा याद होंगे। उषा से उषा जी आप बताइए कौन कौन से फॉरेन ट्रिप याद है? हमारे जो इसकी इसकी बड़ी अच्छी मेमोरी है पहले फॉरेन ट्रिप की। जो हमारा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप था वो सिंगापुर का था ओके 2004 में। और उसके बाद तो हर साल ही फॉरेन ट्रिप था और काफी हम इंजॉय करते हैं। तो 2 में मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मेरे बेटे का 10th और 12th का बोर्ड था, तो मेरी चॉइस थी पेरिस का और दुबई का। तो दिनेश जी ने वहाँ पे काफी मजे लिए, मैंने सुना बाद में। और हर ट्रिप अमेजिंग होता है और एक हमारे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट होता है और एक नई जर्नी होती है हर ट्रिप की, और हमने खूब इंजॉय किया सारे ट्रिप। कहाँ गए आपको, कौन कौन सा ट्रिप याद है और मिस कौन सा हुआ आपका? पेरिस और दुबई मिस हुआ आपका? मेरे से मिस हुआ, दिनेश जी गए थे। दिनेश जी हाँ गए, जी। लेकिन ये आप कौन कौन से ट्रिप में आप गए? और भी सारी ट्रिप में से सिंगापुर कुछ याद है आपको, कौन कौन से कंट्री याद है? 2003 के बाद लगातार कुछ कंट्री के नाम? सिंगापुर, मलेशिया, पेनांग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, कनाडा, यूरोप, लंदन, मतलब जितने भी आपके डेस्टिनेशन जो जाना चाहते हैं लोग, जिन प्रॉपर्टीज में रुकना चाहते हैं, तो इन 18-19 सालों में सारे हो गए। और मुझे काफी पैशन है घूमने का। उषा चलती है मेरे साथ, कहती है चलो ठीक है तुम जा रहे हो मैं भी चलती हूँ। कभी कभी कहती कभी कभी कहती है नहीं यार, जैसे पेरिस के लिए मना करते, मैंने कहा क्यों छोड़ रहे हो? कहते नहीं नहीं मैं वाले ट्रिप में तो मैं नहीं जाती, तुम चले जाओ। भाई तो बहुत एक्साइटिंग होता है जो भी जितने भी ट्रिप्स थे, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है हमारा ट्रिप का। और सब जगह बहुत एंजॉय किया। यस यस उषा जी, आपकी कोई मेमोरी किसी ट्रिप की सुनना चाहेंगे? कौन सा ट्रिप आपको सबसे ज्यादा याद है? सब इतने सारे ट्रिपों में से कौन सा ट्रिप सबसे याद है? सर मुझे याद है जब हम 2004 में सिंगापुर में थे, आई थी, तो आप लोग शायद एक दिन पहले वहां पे थे और आप, जैसे होता है डाउन लाइन के लिए एक अलग सा अफेक्शन होता है, तो आप लोग हमें रिसीव करने के लिए वहीं पे होटल में थे, मतलब करने के लिए। लेकिन मुझे इतना ट्रेवल सिकनेस होता था कि मुझे फर्स्ट ट्रिप का ज्यादा याद नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ ही से देहरादून से जब दिल्ली गई, उसके बाद जब मैं सिंगापुर पहुंची तो मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं। तो आप मैडम ने पूछा था दिनेश जी को कि उषा कहाँ है, उषा कहाँ है? एक होता है तो ये कहते कि उषा अभी आ रही है, वॉशरूम में है। तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई। और थैंक टू एमवे कि मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, इतने ट्रेवल हमें दिए, नहीं तो मैं नहीं सोच पाती थी कि मैं देहरादून से कहीं पास वाले सिटी में भी जाऊंगी ट्रेवल करके। और न्यूट्रलाइट ने और एमवे ट्रिप ने मुझे बिल्कुल फिट बना दिया और मैंने हर जगह एंजॉय किया है। सारे ट्रिप्स मैंने बहुत एंजॉय किए। गुड। और उषा, जैसे दिनेश ने बताया कि 11 मंथ्स का था आपका बेटा जब आपका फर्स्ट आया था डायमंड, हाँ जी, प्लैटिनम ट्रिप आया था जब आपका, और हाँ जी। उसके बाद बेटा छोटा था तो आप बिजनेस में भी उसके साथ रहे, तो कैसे मैनेज किया आपने बच्चों के साथ, बेटे के साथ? छोटा बच्चा और बिजनेस और ये जॉब सब। भी थी तब तो इनिशियली वर्किंग थे आपने आप? जॉब कब छोड़ी? मैं 2007 में। मतलब आपने कितने साल जॉब करी साथ में बिजनेस के साथ?
इसके साथ मैंने 7 इयर्स तक जॉब करी। 7 साल तक आपने जॉब की और उसमें फिर हमारे आपके बच्चे भी बड़े हो गए। हाँ जी, ये मेरा गोल था कि मैं जैसे एम्बरर जाऊँगी मैं जॉब छोड़ दूँगी। वो मुझे पेन करता था जॉब की, नहीं पहले एम्बरेसी में जॉब, चाहे तुम रो के जाओ, हँस के जाओ, मैं तभी छोड़ूँगी जब मुझे एम्बररशिप मिलेगी। हाँ जी, तो जब आप एमरिल गए तो आपने जॉब छोड़ जॉब दी। छोड़ दी। जी, तो तब से 2007 से आप दोनों ने जॉब नहीं की। हम्म, इसका दोनों मतलब जॉबलेस हो गया मैं। जॉबलेस हो गए कितने साल से? 14 इयर्स। इनको 14 हम इयर्स 14 इयर्स। उन्होंने तो 1 साल या पार्ट टाइम किया। दिनेश जी ने तो स्टार्टिंग में छोड़ दी थी 2000 में ही, और उसके बाद 1 डेढ़ साल के बाद इन्होंने अपना कोचिंग सेंटर भी छोड़ दिया था, लेकिन मैंने जॉब कंटिन्यू रखी थी। दिनेश पिछले 20 साल से फ्री हैं और आप पिछले 14 साल से आप भी फ्री हो। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी आप लोगों की। दिनेश, बिजनेस बिल्ड कैसे हुआ? आपको आपकी कोई ऐसी लेग याद है जो आपने जब स्पॉन्सर किया तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन बाद में बहुत बड़ी लेग बन गई? आपके कोई स्पॉन्सरिंग स्टोरी सुनना चाहेंगे? क्योंकि जब हम ऐसी कुछ स्टोरी सुनते हैं स्पॉन्सरिंग की कि मैंने एक बंदा स्पॉन्सर किया, वो कोई खास नहीं कर रहा था, फिर आगे एक बंदा आ गया कमाल का, तो बड़ी हुक मिलती है सबको। ऐसी कोई कहानी है आपकी? बिल्कुल सारी लेग्स में ऐसी ही कहानियां हैं। सारी लेग में कहानी है। हाँ, सब में स्टोरीज हैं। जैसे कि हमारी पहली लेग जो स्पॉन्सर पहले दिन ही 2 लेग स्पॉन्सर हुई थी, जिसमें कि पहली लेग सबसे पहले गौड़ी जी आए थे। गौड़ी जी हमारे रिलेटिव भी हैं, भांजे लगते हैं मेरे फंक्शन में, मदर मेरी दीदी। तो गौड़ी जी ने ज्वाइन कर लिया था, और जैसे मैं बता रहा हूँ कि गौड़ी जी शुरू से ही बहुत सिंसियर थे। मैं उतना स्टार्टिंग में उतना नहीं मेरा फोकस था, लेकिन वो बहुत शुरू से ही सिंसियर थे। तो ये तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये तो बिल्ड करेंगे 100%। तो उन्होंने ओनरशिप ली, उन्होंने काम स्टार्ट किया, वो पहले स्टार्टिंग से ओनरशिप में रहे। तो उस लेग में तो बिल्ड होता गया, क्योंकि गौड़ी जी वहाँ पे थे, रावत जी भी उस लेग में स्टार्टिंग में काफी उन्होंने एफर्ट डाले, सभी ने डाला है उस लेग में। वो शुरुआत का लेग था, एक्चुअली वही एक लेग था जो स्टार्टिंग में हमारे से नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने प्लेटिनम ब्रेक हुए, तो कट 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 18% का लेग था, और वो सब होते चले गए। दैट वाज द बिगनिंग लेग। तो उसके बाद फिर दूसरा जो मेरा एक लेग आया, जो खंडूरी साहब की मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने बहुत सिंसियरली काम नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ बच्चे उन्होंने स्पॉन्सर कर दिए। और वो बच्चे 11वीं 12वीं के ऐसे ऐसे 18 साल जिनकी उम्र थोड़े से ऊपर थी, तो वो ऐसे स्पॉन्सर हो गए। तो मैं उनके यहाँ जाया करता था। उनके जो पेरेंट्स बड़ा ऑब्जेक्ट किया करते थे उस कॉलोनी में। जब मैं जाता था तो बोलते थे कि आगे तुम्हारा रिंग 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 मास्टर, सबको स्पॉइल करने के लिए। तो ऐसा था। तो मुझे लगता था यार इसमें होगा क्या, ये तो सब बच्चे हैं, अंकल जी मीटिंग में जाना जरूर है लेकिन टिकट आप दो। तो इस तरह के थे उनके पेरेंट्स। उनके पैसे नहीं देते थे, वो भगा देते थे, उन्हें मीटिंग भी नहीं होने देते थे। तो मुझे लगता था इस लेग में क्या होगा क्या होगा क्या होगा करके काफी 1 डेढ़ साल उन बच्चों के साथ समय तो बहुत अच्छा गुजरता था, लेकिन बिजनेस नहीं होता था। तो फॉर्चुनेटली उसी लेग में फिर एक दिन क्या हुआ कि एक बच्चे ने कहा कि सर एक अंकल जी हैं बड़े जबरदस्त, लेकिन वो बहुत बिजी हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, और उनसे तो मुझे डर लगता है, मैं उनके सामने मैं तो जाऊंगा नहीं। हाँ आंटी से मेरी बात हुई है, आंटी ने बुलाया है। तो ऐसा करके मैंने कहा चलो चलते हैं, कौन से अंकल जी हैं उनके यहाँ चलते हैं। तो मैं चले गया। तो वो घर जो है दिनेश गुप्ता जी का था। अच्छा। अच्छा। तो उनकी वाइफ थी। तो भाभी जी कहने लगे मैं तो देखो घर से बाहर ज्यादा मैं निकलती नहीं हूँ, मैं बहुत साई भी हूँ, मुझे बिजनेस का कुछ आइडिया नहीं है, दिनेश को आने दो, मेरे ही नाम राशि है। तो तब तक गुप्ता जी अपना जो ओएनजीसी में बहुत बड़े पे रैंक पे तब भी थे, और अब तो खैर काफी बड़े सेक्शन को हेड कर रहे हो। तो वो ब्रीफकेस लेके आए, तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा डर गया भाई। शुरू में ऐसा होता ही है कि कोई आदमी इतने पोस्टर से आए, उन्होंने कहा हाँ बताओ क्या है। बताओ क्या लाए हो? तो वो बच्चा बोले अंकल जी ये सर जो है आपसे बात करेंगे। तो उस दिन गुप्ता जी से बात हुई, तो मैंने उनको चैलेंज, इसके जस्ट बाद एक मीटिंग थी बड़ी दिल्ली में, 4,000 रुपये या कितने का टिकट था उसका। उस समय कन्वेंशन ऐसे ही हुआ करते थे, 3500 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गुप्ता जी को चैलेंज किया, मैंने कहा देखो ऐसा है कि बिजनेस तो मैं क्या बताऊंगा, आप क्या समझेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन
मैं आपको एक सेमिनार की टिकट दूंगा और अगर आपको पसंद ना आए, अगर आप जाओ और आपको लगे कि भाई ये वेस्ट हो गया, तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। पता नहीं क्यों गुप्ता जी ने टिकट पकड़ ली, और वो सेमिनार भी उस समय 2 दिन का हुआ करता था। तो पहले दिन तो मुझे मिले ही नहीं, तो मैंने कहा हो गया काम, वापस जाके पैसे देने होंगे। लेकिन दूसरे दिन जब मीटिंग खत्म हो गई तो मुझे गेट पे मिल गए, और बड़े एक्साइटेड, कहते मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा अभी बोलते हैं कि मेरे पैसे वापस करो। नहीं, मैं प्रीति को नहीं लेके आया। लेकिन अच्छी बात है कि मेरे पास ये अब 2 टिकट है अगले सेमिनार की। अच्छा, लेके आए वहीं से। तो बस, तो वहां से वो स्टार्ट हुए। लेकिन जो एक स्टोरी है हमारे डायमंड की, जो यादव जी जिस तरह से बिजनेस में आए, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में जब काफी शुरू में काफी 2 ज्वाइनिंग तो, लेकिन उसके बाद मुझे नो काफी मिले, करीब 70-80 लोगों ने ना बोला होगा। सबने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, आसपास रिश्तेदार पड़ोसी जितने भी हैं, जो भी फैकल्टीज थे वो ही मजाक उड़ाया करते थे। तो मैंने तंग आकर के मैंने कहा घर में स्पॉन्सरिंग करते हैं। तो मैंने अपनी मदर को स्पॉन्सर किया। मदर को स्पॉन्सर किया और मदर ने बिजनेस ज्वाइन किया, और मदर क्या काम करती उनके साथ साथ नीचे फिर स्पॉन्सरिंग होनी शुरू हुई है, और उसी लेग में फिर धीरे धीरे करके काफी डेप्थ में, आई थिंक 12 या 13 डेप्थ में यादव जी की स्पॉन्सरिंग हुई थी। और फिर उनके साथ जब हम पहली बार मिले तो बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग करा रहे थे, प्रोडक्ट्स तुरंत खरीदते थे। तो इस तरह का सीन था। तो मैंने कहा कुछ कोई मिलना चाहिए, तो मैं उनसे मिलने गया था, और वहां से हमारा फिर रिलेशनशिप कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ, और वो लेग डायमंड गई। वेरी गुड, जबरदस्त। तो हर लेग का कुछ ना कुछ स्टोरीज इसी तरह से है। बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। मैं देखा है जनरली जब भी मैं इस तरह की स्टोरी सुनता हूँ तो उसके मेरे को 2-3 बातें बड़ी समझ में आती है। पहली बात तो पता नहीं कौन किससे मिलवाएगा। जैसे वो स्टूडेंट्स ने आपको दिनेश और प्रीति गुप्ता से मिलवाया, एंड दैट इज अमेजिंग स्टोरी कि उन्होंने बच्चों ने मिलवा दिया और बोला कि अरे हम तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनकी वाइफ से मिल लो, और वो भी आ गए और सेमिनार में चले गए। और उनमें से कई सारे बच्चे बिजनेस कंटिन्यू रहे, अब सब गुप्ता जी की डाउनलाइन में है। अच्छा, अब आ गए जो उनके स्पॉन्सर हुआ करते थे पहले। नेचुरली बिल्कुल यही होता है। और दूसरी बात जो मेरे को समझ में आती है, एक तो ये कि कौन किसके थ्रू मिले पता नहीं, और दूसरी बात समझ में आती है कि जो सेमिनार्स और मीटिंग्स होती हैं दे आर द बिग गेम चेंजर। क्योंकि मीटिंग्स और सेमिनार से पता लगता है कि हमारे जैसे लोग या हमारे से बेहतर लोग ऑलरेडी इस बिजनेस से इतना कुछ पा चुके हैं, तो बिलीफ बनता है और फेथ बड़ा हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है इस बिजनेस की। और जो लोग सेमिनार मीटिंग्स में नहीं आते तो उनको पता भी नहीं चलता वो क्या बिजनेस उन्होंने ज्वाइन किया और क्या मिस कर दिया। दिनेश, बहुत जबरदस्त स्टोरी है आपकी। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि आपको जो रिवॉर्ड मिले इस बिजनेस में, उसमें कौन से ऐसे 3-4 रिवॉर्ड हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जो आपको लगता है कि यार इस बिजनेस से मिले और कहीं और से शायद नहीं मिल सकते थे? यस, दैट्स मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि आप ये क्वेश्चन पूछेंगे। जो सबसे पहला जो रिवॉर्ड मुझे मिला इस बिजनेस में, मैं एक्चुअली मेरे पैशंस बहुत डिफरेंट है, और मैं चाहता था कि मैं अपने पैशंस को फॉलो करूं, जो कि मैं जॉब में इंस्टीट्यूट में नहीं कर पा रहा था कई सालों तक। जैसे मैं एक फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता था यूनिवर्सिटी टाइम पे, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हूँ, उससे पहले स्कूल्स टाइम पे खेला हूँ, तो बीच में सब छूट गया था, और उसकी वजह से मेरी हेल्थ भी काफी उसके बाद डिटीरिएट होने स्टार्ट हुई। मेरे सर्जरीज हो रखी है पैरों की, और काफी प्रॉब्लम था। जब मैं पढ़ाता भी था तो मुझे काफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी पैरों में खासकर। तो जब ये बिजनेस आ गया, बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया, तो जो अपने ट्रैवलिंग मेरा पैशन था, मैं सोचता था संडे मंडे ट्यूसडे किसने बनाया है, सब दिन हॉलीडे होना चाहिए। लाइक ऐसा कुछ नहीं हो कि आज काम पे जाना है आज नहीं जाना है, इस तरह का मैं कभी सोचा करता था कि ऐसा कुछ करेंगे तो जिसमें आपको ये बाउंडेशन नहीं होगा। तो इस बिजनेस से सबसे पहला चीज तो मेरे पैशन से इसने मुझे चॉइसेस दी कि मैं अपने पैशंस को फॉलो करूं। तो आज की डेट में वो सारे काम मैं कर रहा हूँ। मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, अभी नेशनल ग्रेड में खेल रहा हूँ, रैंकिंग खेलने जा रहा हूँ इस साल 4-5 जगह, इंडिया रैंकिंग। तो वो करता हूँ। माउंटेनर रहा हूँ, मैं माउंटेनिंग करता हूँ। अभी रिसेंटली हम एक समिट करके आए हैं 12,500 फीट की हाइट पे, और अभी फिर जा रहे हैं मई में। तो वो भी मेरा एक पैशन है। उसके अलावा फिटनेस, रिवर्स एजिंग, लाइक अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ की पोजीशन में लाने के लिए, तो ये बिजनेस एक्चुअली, इस बिजनेस से
जो आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक्चुअली ये चीज बाकी जगह से आप कंपेयर नहीं कर, बाकी जगह तो सब आपको डिजनरेट ही होना है, लेकिन इस बिजनेस से वापस मुझे अपने पैशन, तो पिछले कई सालों से मैं अपने स्पोर्ट्स को, माउंटेनिंग को, फिर मेरा एक पैशन जो मुझे लगता था कि पहले नहीं है, वो था कि मैं लोगों से नहीं मिक्सअप होना चाहता, मिलना चाहता, मैं चाहता नहीं था। लेकिन अभी मेरा एक पैशन है कि मैं ढेर सारे लोगों से मिलूं, और इसीलिए मैं जगह-जगह कल मॉर्निंग में भी मुझे मैराथन दौड़नी है, 5 किलोमीटर की मैराथन कल सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना है, ताकि मैं ढेर सारे लोगों से मिलूं। तो एसोसिएशन इज वन ऑफ द की थिंग जो हमको इस बिजनेस से मिला, जो मैं थैंक्स करता हूँ ईश्वर का। अगर इस बिजनेस में होता इस तरह की एसोसिएशन नहीं मिलती। हमारी जो पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, अमेजिंग पीपल, अमेजिंग लीडर्स, आप से लेकर के कार्ल रिडन्स, आप से लेकर के नीचे जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उसके अलावा मेरे जो टीम लीडर्स हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जो आपको, और मैंने टेस्ट एंड ट्रायल रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी, कुछ भी, हम इतना सिक्योर फील करते हैं कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। तो ये इस तरह के लोग मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो शायद इस तरह का एसोसिएशन नहीं मिलता। तो मैं इंटेंजिबल पे ज्यादा, मुझे ज्यादा चीजें पसंद है, कि लिविंग विद अ गुड पीपल। आपको क्या चाहिए? आपको एक अच्छा एसोसिएशन चाहिए लाइफ में, आपको एक अच्छी सेहत चाहिए, आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए जो आपको बॉदर न करे, राइट? वो इस बिजनेस से मिली। उसके अलावा आपके पास हेल्थ, इतनी बेस्ट वाइब्रेंट एनर्जेटिक रहना, ये इस बिजनेस से मिला। और उसके अलावा मेरा जो ट्रैवलिंग का पैशन था, घूमना फिरना, अभी भी मुझे कहे तो मैं कभी भी निकल, तो वो चीज इस बिजनेस से जो मिली है, इस बिजनेस को बिल्ड करने के जो रिवार्ड्स मुझे मिले हैं, अपार्ट फ्रॉम द मनी, मनी से जो चीजें खरीद सकते हैं वो तो आप खरीदते ही हैं, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। वो तो आप किसी भी जॉब प्रोफेशन में आज की डेट में अगर ठीक से काम करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो कंपैरिजन से बाहर है, जिसका आप कंपैरिजन नहीं करो, वो ये चीजें हैं जो जनरली आपको नहीं मिलती। अदरवाइज बाकी जगह चीजें आप मिस करते हैं, राइट? पैसे कमाने के चक्कर में आप एसोसिएशन लूज कर जाते हैं, वैल्यूज और कैरेक्टर। और इस बिजनेस में हमको कभी भी जरूरत नहीं पड़ी अपनी आइडेंटिटी, अपने कैरेक्टर से कॉम्प्रोमाइज करने की। वैल्यू से झूठ नहीं बोलना पड़ता आपको, किसी व्यक्ति को चीट नहीं करना पड़ता, आप किसी को, इस बिजनेस में आप जितना ऑनेस्ट और जितना इंटेग्रिटी से आप काम करेंगे उतना आपको मजा आएगा। तो मैं तो यही एंजॉय करता हूँ। इन्स एंड आउट सब एक जैसा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बोल कुछ और रहे कर कुछ और रहे, जो है वो है, राइट? तो दिस यही चीज मुझे पैशनेट करती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, लोगों की सक्सेस स्टोरीज का पार्ट बनना, ये मेरा एक पैशन है। और इस बिजनेस में मौका मिला है कि बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज का पार्ट, चाहे हम खड़े ही रहे वहां पे, लेकिन है कंट्रीब्यूशन। और हमारी सक्सेस स्टोरीज में हमारे सारे अपलाइंस का रोल है। तो दीज थिंग्स आई थिंक इस बिजनेस के सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग चीज है, और जिंदगी में अल्टीमेटली यही देखा जाता है। आप आगे जाकर के इन्हीं चीजों पे सोचते हैं आप, न कि इस चीज पे कि मेरा फिजिकल एसेट्स क्या है। लेकिन ये ज्यादा मुझे मैटर करता है, और यही चीजें मुझे इस बिजनेस सबसे ज्यादा पैशनेट करती हैं। आप खुद ही बहुत फैसिनेटिंग हो यार। आप स्पोर्ट्स करते हो, माउंटेन चढ़ते हो, मैराथन भागते हो, आप तो इतना कुछ कर रहे हैं, डायमंड भी हो, प्लान भी दिखाते हो। नहीं, मेरे गोल बहुत क्लियर है सर, बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर जाना है, ये इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और बैडमिंटन का मेरा गोल फिक्स है कि अभी मैं 50 प्लस खेल रहा हूँ, बट 50 प्लस के अंदर ही, 55 से नीचे नीचे मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है। तो मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। सुबह 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से रूटीन शुरू हो जाता है। और बाकी मुझे सारे माउंटेन्स चढ़ने हैं, वो भी मेरा एक पैशन है। हर साल मैं अभी इस साल से गोल बना लिया, 2-3 हर साल चढ़ने हैं, जाना है, वो भी एक पैशन है। तो सब पहले सारे गोल एक साथ चल रहे हैं, बाकी और गोल्स के साथ। That's amazing. उषा जी, आपको क्या रिवॉर्ड बहुत दिल के करीब है? सबसे बड़ा रिवार्ड तो मुझे ये लगा कि मुझे जॉब नहीं करनी पड़ी जब बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए। और कोई भी लेडी नहीं चाहती कि, मुझे लगता है कि
सुबह से लेके शाम तक वो रहे। कहते हैं ना कि एक लेडी जब वर्किंग होती है तो उसकी बॉडी तो वहाँ होती है, लेकिन उसका जो मन होता है वो घर में बच्चों के पास लगा रहता है, क्या हो रहा होगा, कैसा ना। तो एक लेडी का एक बहुत मुझे लग रहा है इमोशनल पार्ट होता है उसके बच्चे। और मैंने काफ़ी सैक्रिफाइस किया था जॉब में भी और जब बिज़नेस में हम सक्सेसफुल होने के लिए। तो मुझे हालाँकि हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन वो मुझे लगता था कि मैं इसके पास ही रहूँ। और आज हम टोटली फ्री हैं और हम एन्जॉय करते हैं अपने बेटे के साथ। और बहुत सारे एक अपने बिज़नेस एंटरप्रेन्योर जो मैं बनी हूँ, उसका मुझे प्राउड फ़ील होता है कि बहुत सारे लेडीज़ को हम होप देते हैं कि आप बिज़नेस बना सकती हैं और एक लीगेसी छोड़ सकती हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। और जैसे दिनेश जी बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों के सक्सेस स्टोरी का हमने पार्ट बनना है, जैसे हमारी सारी अप्लायंस हमारी सक्सेस स्टोरी का पार्ट बने। तो वो मुझे अट्रैक्ट करता है कि कुछ लोगों के काम हम आएँ। और उसके बियॉन्ड बिज़नेस के अलावा भी हम कुछ लोगों की हेल्प करते हैं। वो सब पॉसिबल हुआ है एमवे बिज़नेस से। कुछ बच्चों के हम एजुकेशन का जैसे खर्चा उठाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम जॉब में होते तो हमारी जो थॉट प्रोसेस था या जो हमारा सोचना था वो इस तरह का होता। क्योंकि एमवे ने हमें सिखाया कि जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो कैसा आपको फ़ील होता है, एक पीस ऑफ माइंड हमारे पास रहता है। और एक कहते हैं ना कि टेंशन फ्री लाइफ़ होती है। कुछ किसी को दे देते हैं हम तो लगता है कि ये भी एक गॉड्स का ही हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। और ये चीज़ें मुझे छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती है। घूमना-फिरना हो जाता है और रिलेशनशिप हमारी बहुत अच्छी भी है। जैसे कि जॉब में होता ही है कि दिनेश जी अपने गोल्स के लिए भाग रहे हैं, मैं अपने गोल्स के लिए भाग रही हूँ। और अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इतनी, लेकिन अब जब एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं और घर में वही बातें होती हैं तो नो डाउट हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है। और जब एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा होता है तो मुझे लगता है वो सारे रिश्ते अच्छे निभाते हैं लॉज़ के साथ, है ना? ये इंटेंजिबल अभी रिवार्ड्स की बात कर रहे थे दिनेश जी, तो ये भी एक इंटेंजिबल रिवार्ड्स होता है कि सही है हम दोनों का रिश्ता तो हम सबके साथ काफ़ी अच्छा हमारा रिलेशनशिप रहता है, नो डाउट। और जब एक पॉज़िटिव एसोसिएशन का हम पार्ट बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना कि एक जैसे हमारा हेल्दी होता है तो हमें एक मेंटल हेल्थ भी तो चाहिए ना फिजिकल हेल्थ के साथ-साथ। तो वो हम जब सिस्टम्स पे रहते हैं और जब हम सुनते हैं अपने लीडर्स को, अपने अपलायंस को, तो वो अपने आप ही इम्प्रूव हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं और मैं एक बार फिर यही कहूँगी कि थैंक्स टू एमवे। और हम ग्रेटफुल रहते हैं हमेशा अपने सारे अपलायंस का। और हम ग्रेटफुल हैं अपने स्पॉन्सर दीपक रावत जी एंड कुसुम रावत जी का कि वो हमें इस बिज़नेस में लेके आए। हम रोज़ ईश्वर से प्रे करते हैं कि जो भी इस बिज़नेस में इन हुआ है वो अपने गोल्स तक जाएँ और डायमंड्स एंड बियॉन्ड जाएँ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच यस, दिनेश एंड थैंक यू। उषा। आपने 27 साल की उम्र में इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बहुत ही यंग एज में। हुँ। तो आपकी आज की स्टोरी सुन के बहुत सारे यंग लोगों को जो आज इस दुनिया में हैं उनको होप मिलेगी कि यार आप इतनी यंग एज में करके इस तरह की लाइफ जी सकते हो, अनबिलीवेबल, अनमैच्ड लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। यस। थैंक यू।